खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल पर 16 अप्रैल से होगी चर्चा। पीएम ने विपक्ष को लिखा पत्र। कांग्रेस ने कहा चुनावी स्टंट। पश्चिम बंगाल में दहाड़े पीएम मोदी, कहा बंगाल से ममता का आतंक का सफाया तय। ममता ने एसआईआर को बताया घोटाला। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की एक्शन। कांग्रेस की एजीएल की 661 करोड़ की संपत्तियों को किया जब्त। कांग्रेस की बड़ी टेंशन। ईरान वार पर शांति वार्ता हुई फेल। अमेरिका ने हॉर्मुज पर उतारा नेवी। ईरान ड्रोन को गिराया। इजरायल का लेबनान पर हमले जारी। नहीं रही दिग्गज गायिका आशा भोसले। 92 साल की उम्र में किया दुनिया को अलविदा। संगीत जगत में शोक किया है। खबरों में सबसे पहले बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन के लिए सभी विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा है। 16 अप्रैल से संसद में बिल पर चर्चा होगी और इस बिल की जरिए महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएगी। इस पत्र के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर पॉलिटिकल माइलेज लेने का आरोप लगाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि चुनावी स्टंट है। देखिए, चुनावी स्टंट अगर है तो ये चुनावी स्टंट आपने जब यूपी की सरकार थी तब आपने क्यों नहीं किया? फिर सोनिया गांधी इस मसले पे क्यों कहती कि हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई, 10 साल हमारी सरकार रही, 2004 से 2014 तक हमें ये बिल लेकर के आना चाहिए था लेकिन हम नहीं ला सके। तो क्यों नहीं ला सके? क्योंकि जिन लोगों के साथ आपने सरकार बना रखी थी, ये लालू टाइप के लोग, ये मुलायम किस्म के नेता जो इसके विरोध में खड़े थे, चर्चाएं जब होती थी तो यही शरद यादव आकर के कहते थे कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी, ये हमारी गांव की महिलाएं नहीं आ पाएंगी, और आप डर जाते थे। प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है और अभी तो मसला ये ऐसा बना हुआ है कि महिलाओं के अधिकारों को छीनने की स्थिति में, या यूं कहें हल्के शब्दों में कि महिलाओं के अधिकारों को छीनने की औकात किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। ये सारे लोग लाइन रास्ते पे आएंगे। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर सबसे समर्थन मांगा है। अंततोगत्वा वो समर्थन देना ही पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए कि किसी तरीके से इस भले काम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट ना जाए, इसके लिए विपक्षियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे इसका विरोध किया जाए, कैसे इसका विरोध का रास्ता निकाला जाए। अब समस्या यह है कि विपक्षी पार्टियों के अंदर भी कई सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इस बिल के ऊपर समर्थन देना पड़ेगा, और इसीलिए यह मसला ऐसा है कि एक तीर से दो शिकार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक काम भी करेंगे और इसके जरिए विपक्ष के अंदर फूट भी डालने में वो कामयाब रहेंगे। जी, तब बात पश्चिम बंगाल की। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी ममता बनर्जी को खूब ललकारे हैं। कहा कि ममता लूट मचाई हुई है, बंगाल के लोगों का पैसा टीएमसी के नेता खा रहे हैं, राज्य में जंगल राज है। संदेश खाली की घटनाओं पर ममता बनर्जी को घेरा। मतुआ और नामशूद्र समुदायों से कहा कि उन्हें टीएमसी की दया पर रहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की सरकार में सीएए उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार देगा। वहीं बीजेपी की धमक से परेशान ममता ने वर्तमान में एसआईआर को सबसे बड़ा घोटाला बता दिया। कहा कि 2026 में गिर जाएगी केंद्र सरकार। एसआईआर को देश का सबसे बड़ा घोटाला बता रही हैं ममता। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। आप परेशान हैं क्योंकि 91 लाख वोट कटा है आपका बंगाल के अंदर, और इधर यूपी के अंदर 2 करोड़ वोट कट गए। कोई रो रहा है? नहीं। तो अगर यूपी हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो,
वहां एसआईआर घोटाला नहीं है तो बंगाल में क्या सुरखाब के पर लगे हुए हैं, या ममता बनर्जी को दिन में ही गंदे गंदे सपने आ रहे हैं कि आप बंगाल में इसको कह रही कि भाई ये घोटाला है। अब आप ये घोटाला कह रही हैं तो आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे वहां पे जुडिशियल अधिकारी एसआईआर का काम कर रहे हैं, तो ये घोटाला कौन करवा रहा है? क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में एसआईआर नाम का घोटाला करवा रहा है? चीफ जस्टिस करवा रहे हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स जिनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, क्या वो लोग उस घोटाले को अंजाम दे रहे हैं? ये क्लैरिटी से देना, बताना पड़ेगा। ममता बनर्जी बौखला गई है, इसलिए ऊल जलूल बातें वो कर रही हैं। उनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि आप कोई बात कह रही हैं उसका क्या मतलब निकल रहा है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी, वो जिसको कहते हैं कि कारपेट बॉम्बिंग ऑफ रैलीज, इनके गढ़ में घुस घुस के प्रधानमंत्री मोदी, और जिस तरीके का उनको रिस्पांस मिल रहा है, और ममता बनर्जी की जो रैलियां जो सुनी खाली, लोग आ नहीं रहे हैं, ये ममता बनर्जी को परेशानी में डाल रहा है। इसलिए ये चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, पूरे दमखम के साथ, जिस तरह से कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं, इसको कॉम्पीट कर पाना ममता बनर्जी के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। जी, तो खबरों में अब बात ईडी की एक्शन की। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस से जुड़ी एजीएल की लगभग 661 करोड़ की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा और लखनऊ में भी कई संपत्तियों पर बेदखली के नोटिस चस्पा किए हैं। जांच एजेंसी का आरोप है कि ये संपत्तियां लगभग अपराध की कमाई का हिस्सा है, जिन्हें धोखाधड़ी से हासिल किया गया। मुंबई की संपत्ति के किराएदारों को अब किराया सीधे ईडी के पास जमा करने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईडी की एक्शन को कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। कौन कौन इसके जद में आने वाले हैं सर? देखिए, नेशनल हेराल्ड का केस बहुत दिनों से चल रहा है, और अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ही थोड़ी धीमी पड़ जाती है। इतना बड़ा कांड, और ये सारे जो ईडी के केसेस या नेशनल हेराल्ड के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, ये मोदी सरकार की वजह से नहीं हो रही। मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। यूपी की सरकार थी, उस समय ही 2011-12 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मसले को उठाया था। तो मतलब यूपीए सरकार के दौरान ही ये सारे केसेस जो है वो जनता के बीच आ गए, कोर्ट मुकदमा सब कुछ हो गया। उस समय उनकी सरकार थी, फिर भी इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके चट्टे बट्टे, इन सब लोगों को बेल पे बाहर, ये लोग बेल पे हैं इस केस में, और कई सारे प्रॉपर्टीज को चिन्हित करके रखा गया था। तो अब जो कार्यक्रम हुआ है कि इसको जब्त कर लिया गया है, ये कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से है, ये नॉर्मल प्रोसीजर के हिसाब से ये काम हुआ है। कहानी तो चली आ रही है। सवाल तो दूसरा पूछ रहे हैं कि ये सब काम करने में इतना टाइम क्यों लगा? आप टाइम लेते हो तो वो इसलिए वो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई राहुल गांधी और गांधी परिवार के लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होता, जेल नहीं डाला जाता। भाई बहुत सारे केस जमीन घोटाले में जिया जी फंसे हुए हैं, रॉबर्ट वाड्रा, वो जेल नहीं जाते। तो ये जो है वो पूरे जुडिशियल और जांच की प्रक्रिया के ऊपर लोगों को संदेह होता है कि आप छोटे मोटे लोगों को तो पकड़ के डाल देते हो, लेकिन जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं, जो दिन दहाड़े डकैती कर गए ये लोग, है ना, 50 लाख रुपए में जो है 2000 करोड़ का संपत्ति निकल गए राहुल गांधी, तो इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी? तो ये लगता है कि अभी कुछ स्पीड अप हुआ है, इसलिए ईडी ने एक्शन लिया है। लेकिन इतने धीरे धीरे अगर काम करोगे तो ये तो लगता है कि जब राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे तब ये मामला जो है ये कोर्ट के अंदर इसमें फैसला हो पाएगा। जिस तरह से देखिए पूरी जिंदगी बीत गई, 95 में ये फंसा था लालू यादव, है ना, जानवरों को चारा खा गया, और अभी तक जो है वो बाहर ही घूम रहा है, कुछ न कुछ केस में, कुछ न कुछ केस में किसी तरीके से। तो ये ओवरऑल जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है
उसके ऊपर अविश्वास जगता है। आम गरीब लोगों के मन में, मिडिल क्लास के मन में यही लगता है कि आपके पास पैसा है, आप पॉलिटिकल पार्टी है, आपके पास रसूख है, आपके पास जान पहचान है, आप बड़े आदमी हैं, तो आप कानून के पकड़ से जो है बाहर जा सकते हैं। तो इस इमेज को निपटाने का काम देश की सरकार, एजेंसियां और अदालत की है। जी। तब बात ईरान वार की। पाकिस्तान में 21 घंटे की मैराथन बातचीत के बाद कोई डील नहीं हुई। अमेरिका की 3 शर्तें, जिसमें परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलना शामिल है, ईरान ने ठुकरा दिया। जेडी वैंस वापस लौट गए, कहा कि ईरान को भुगतना होगा। वहीं अमेरिकी नौसेना के जंगी पोतों ने हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर लिया है। एक ईरानी ड्रोन मार गिराया और इसी बीच इजराइल ने लेबनान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के एक कस्बे को निशाने पर लिया है। 6 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। सर, शांति वार्ता तो ध्वस्त हो गई, अब यह युद्ध किस दिशा में जा रहा है? देखिए, शांति वार्ता होना ही नहीं था। कैपिटल टीवी में पिछले 5 दिनों से मैं यही बात कहते आ रहा हूं कि कोई शांति होनी नहीं है। कारण क्या है कि ये सारे लोग अपने अपने कंस्टिट्यूंसी, मतलब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस तरीके से घिरे हुए हैं कि कोई भी शख्स, कोई भी डिस्पेंसेशन वो 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता, और यही हुआ। लेकिन इस सारी चीज़ों में पाकिस्तान के रोल के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जिस तरीके का डबल गेम इन लोगों ने किया, ईरान के साथ भी धोखा, अमेरिका को भी बरगलाया, और जब इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई तो पाकिस्तान एक न्यूट्रल आर्बिटर के जगह वो अमेरिका की दलाली करने पे उतारू हो गया। इस वजह से ईरान को ये शक हो गया कि उनको एक किसी जाल में फंसाया जा रहा है। इसलिए ईरान अमेरिका और पाकिस्तान के किसी भी बातों को नहीं माना और ये डील खत्म हो गई। अब देखिए, ईरान की बात भी सही है कि आप एक तरफ डील भी कर रहे हो और दूसरी तरफ आपने, जब ये पाकिस्तान के अंदर ये बातचीत चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 युद्धपोत को जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसा दिया। और वो क्या कर रहे हैं, वहाँ जो ईरानियंस ने जो माइंस लगा रखे हैं उसको निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये तो आप बातचीत भी करोगे, आप एक्शन भी लोगे, उधर हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक भी इजराइल कर रहा है, तो ये पूरा हौच पौच बन गया। और इस वजह से इसका कोई निष्कर्ष निकलना था नहीं, और यही हुआ है। ये इसका निष्कर्ष अभी नहीं निकलेगा, ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। जी। मशहूर गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही। वे लंबे समय से बीमार थी। 92 साल की उम्र में उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया। 8 दशकों के करियर में उन्होंने हजारों गीत गाए, भारत का गौरव बढ़ाया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। सर, संगीत जगत के साथ साथ भारत के लिए भी ये बड़ी क्षति है। देखिए, क्षति क्या, उन्होंने अपनी जिंदगी जी ली, इतना शानदार उन्होंने काम किया। आशा भोसले, सदियों में इस तरह से कोई कलाकार पैदा होता है, और जब तक दुनिया है तब तक आशा भोसले का नाम रहेगा। और ये अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में कोई स्थापित करके जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। भाई, कोई भी व्यक्ति जो हिंदी भाषी खास करके है, वो अपने दिनचर्या में कब ऐसा होता है कि गाना गुनगुनाता हो और आशा भोसले के गाना उसके जुबान पे नहीं हो। कोई भी ऑर्केस्ट्रा आज की तारीख में भी 1940 से वो लगातार गा रही हैं, और इस जीवन को, इस शख्स को सैल्यूट करने की आवश्यकता है कि अभी एक एल्बम अभी उनका निकलना बाकी भी है। मतलब जब से उन्होंने जिंदगी, अपना करियर शुरू किया 1940 से अब तक वो काम कर रही थी। तो ये शी इज एन इंस्पिरेशन, सरस्वती की साक्षात अवतार। गाना क्या क्या गाए उन्होंने, और आज भी जितने रीमिक्स बनते हैं नए जनरेशन के लोग, आप देखिए वही गाना चलेगा, आशा भोसले ही आती है। उसी तरीके के गाने आपको, चाहे धुरंधर हो, आप देखिए उसका क्या सिस्टम है। नए हो, पुराने लोग हो, ऑर्केस्ट्रा हो, डीजे बज रहा हो, इवन जो डिस्कोथेक्स के अंदर जो गाने बजते हैं, रिमिक्सेस, वो सबसे ज्यादा आशा भोसले। तो ये तो शानदार जीवन उन्होंने जिया, और एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करके वो गई
कि जिसका मुकाबला कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये हर व्यक्ति जो संगीत प्रेमी है उसके लिए आज एक शोक का दिन तो है ही, लेकिन हमें इस तरह के लोगों को हमेशा याद भी रखना चाहिए और उनको सेलिब्रेट भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।